अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम और नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का स्कीम। जहाँ तक हम लोग इस नोटिफिकेशन 2/2019 की बात करेंगे, इसको अभी सेक्शन 10 में ही इंसर्ट कर दिया गया है, लेकिन आपको फिर भी मे 20 एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन नंबर 2019 के नाम से भी इसको जानना है। उसके बाद जो रिविजन टेस्ट पेपर आएगा उसमें अपने आप बोल देगा कि भैया ये नोटिफिकेशन की जगह पर 10 का दूसरा सबसेक्शन आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कहानी में जो असली बात होती है वो क्या होती है। कंपोजिशन स्कीम की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो एक होता है आपका 9(1) सेक्शन नंबर CGST एक्ट में आपने देखा था 9(1), जहाँ पर बोलता है कि सप्लायर जब सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, ठीक है, तो ये टैक्स देगा। 9 का 2 आपको क्या बोलता है कि 5 प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, उस पर GST फिलहाल नहीं लगेगा, नोटिफाइड डेट से लगेगा। 9 का 3 आपको बोलता है कि अगर आपका नोटिफाइड गुड सर्विस का सप्लाई किया जाता है तो रेसिपिएंट टैक्स देगा, ठीक है, रेसिपिएंट टैक्स देगा, ना कि सप्लायर टैक्स देगा। 9 का 4 बोलता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हो, तो आप सप्लाई लेने वाले किससे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेने वाले हो, ठीक है। अगर आप नोटिफाइड सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो और आप एक नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो उस परिस्थिति में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि मैंने ही सप्लाई ली और मेरे को ही टैक्स देना पड़ेगा, GST देना पड़ेगा, खरीदने पर मेरे को GST देना पड़ गया, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि 9(5) जो है बोलता है कि न रेसिपिएंट न सप्लायर कुछ इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, किस सप्लाई पर, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई होता है तो वही टैक्स देगा, ना रेसिपिएंट ना सप्लायर। अब यहां पर बोला गया है कि जो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 पूरी कहानी, आप 10 सेक्शन में कंपोजिशन स्कीम की पूरी कहानी बताई गई है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्शन 10 का स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का दूसरा नाम क्या है, सेक्शन 10 का सेक्शन 10 का स्कीम बोला ना तो कंपोजिशन स्कीम बोला, ठीक है, ये मतलब समझ जाना है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो 9(3) है और 9(4) है, जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, रेसिपिएंट टैक्स देता है, ठीक है, उसको छोड़कर पूरे कानून को, पूरे एक्ट को ओवरराइड करता है ये कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, पूरे एक्ट को, पूरे कानून को ओवरराइड करता है ये कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम क्या बोलता है, इसमें सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि जिस प्रीवियस ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर जिस प्रीवियस ईयर में आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा, ठीक है, ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, इस साल हमको कंपोजिशन स्कीम लेना है, ठीक है। मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1920 और ये वाला है 1819, तो 1819 का हमको जो है टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, उस हिसाब से हमको करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये उठ गया कि ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इस एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसी एग्रीगेट टर्नओवर की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमको लिमिट जानना है कि हम कंपोजिशन स्कीम में फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बताने वाला है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6, ये बोलता है आपको एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। तो जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर में जितने भी आपके टैक्सेबल सप्लाईज होंगे, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज होंगे, यानी कि टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई की बात की जा रही है, आउटवर्ड सप्लाई, आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है, यहां पर आपको साफ साफ बोल दिया गया कि आपका आउटवर्ड सप्लाई किया है। अभी तो ये नहीं बोला कि आपका जो है इंटर स्टेट सप्लाई होगा या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, तो यहां पर आउटवर्ड सप्लाई में आपका इंट्रा होगा, क्योंकि ये आपके स्टेट में किया गया, विद इन स्टेट। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होगा ना, इंटर स्टेट सप्लाई वाला भी हम लेंगे, लेकिन सेम पैन वाला लेंगे, सेम पैन पूरे इंडिया का, जो भी आपके पैन नंबर पर जितना भी आपका सप्लाई होता है इंटर स्टेट सप्लाई, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई, वो भी लेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। तो यहां पर हमने आउटवर्ड सप्लाई की बात कर ली। अब यहां पर एक सवाल उठा कि हम अगर इनवर्ड सप्लाई लेते हैं, यानी कि हमने अगर इनवर्ड सप्लाई लिया है, यहां पर हम बायर हैं, ठीक है, और यहां पर हमको क्या बोलता है, आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं। अब इनवर्ड सप्लाई में एक कहानी क्या होती है कि आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से मैं मिस्टर राम हूं और मुझे ही टैक्स देना पड़ रहा है, मैं बायर हूं, मैं रिसिपिएंट और बतौर रिसिपिएंट मेरे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स देना पड़ रहा है। क्या ये टर्नओवर हम लोग इंक्लूड करेंगे इस एग्रीगेट टर्नओवर में? तो नहीं, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमने जो आउटवर्ड सप्लाई किया है उस पर जो हमारा खरीदार होगा, हमने जो बेचा है, हमारा जो खरीदार होगा, उसको बतौर रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स देना पड़ेगा, तो भी क्या ये लेंगे हम लोग आउटवर्ड सप्लाई? हाँ,
आउटवर्ड सप्लाई हर हाल में लेंगे, चाहे टैक्स सप्लायर देता हो चाहे टैक्स रिसिपिएंट देता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनवर्ड सप्लाई हम लोग बतौर रिसिपिएंट टैक्स देते हैं तो हम लोग अपने टर्नओवर में उसको नहीं ऐड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए। फिर जहां तक हम लोग बात करते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई की, क्या एग्जेम्प्टेड सप्लाई लेंगे? तो जाहिर सी बात है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई हम लोग यहां पर लेंगे। एग्जेम्प्टेड सप्लाई यानी कि किसी भी तरह से एग्जेम्प्टेड रहेगा, इवन एक्सपोर्ट भी रहेगा ना, तो एक्सपोर्ट भी रहेगा उसको भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये जो सप्लाई किया है हमने वो जीएसटी का जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी या एजुकेशन सेस वगैरह होता है उसको इंक्लूड करके क्या लेंगे? नहीं, उसको इंक्लूड करके नहीं लेंगे। तो इन जो सप्लाईज को जहाँ पर भी हम लोग जो भी सप्लाई ले रहे हैं उसमें एक्सक्लूडिंग जो भी आपका क्या इतने प्रकार का सीजीएसटी या एसजीएसटी, ठीक है, जीएसटी या फिर यूटी जीएसटी या आईजीएसटी या फिर जो है सेस बनता है ना कंपोजिशन, जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको एक्सक्लूड करते हुए लेंगे। ठीक है, एक्सक्लूड करते हुए लेंगे। यही बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि हमारा आउटवर्ड सप्लाई कितना है। अब आउटवर्ड सप्लाई क्या होता है कि कभी कभी हमारा आउटवर्ड सप्लाई मान लीजिए नील रेटेड वाला है। ठीक है, तो नील रेटेड वाला है तो इसका मतलब उसको फिर भी हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म हो या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला हो, आउटवर्ड सप्लाई हम हर हाल में लेते हैं। अगर एग्जेम्प्टेड होगा तभी भी हम लेंगे, एक्सपोर्ट होगा तभी भी लेंगे। ठीक है, लेकिन इनवर्ड सप्लाई अगर होगा जिस पर हम टैक्स दे रहे हैं बतौर खरीदार, उसके बावजूद भी हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी हम नहीं लेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई में सेम पैन वाला जो है, मान लीजिए कि आपका अभी हम लोग मुंबई में हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो फिर दिल्ली और उसके बाद गुजरात, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं जोधपुर, राजस्थान वगैरह सबका एग्रीगेट मिला के लेंगे। इसलिए इसका नाम ही बोला गया है एग्रीगेट टर्नओवर। इसका नाम ही इसलिए क्या बोला गया है? एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये बात हम लोगों को जो है ध्यान में रखनी है एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में। ठीक है, तो ये एग्रीगेट टर्नओवर हम लोगों ने जाना कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, उसकी परिभाषा जो है हम लोगों ने देखी। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन में भी है और ऑर्डर नंबर करके भी बताया गया है। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जहां तक आपका क्या बोलते हैं उसको, ये एग्रीगेट टर्नओवर की बात होती है, तो जहां तक आपका कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन जिस एक्सटेंट तक लोन या एडवांस का आप एक्सटेंशन करवाते हो तो आपको क्या कंसिडरेशन लगता है? इंटरेस्ट या डिस्काउंट। अब ये जो इंटरेस्ट या डिस्काउंट जिस एक्सटेंट तक कंसिडरेशन लगता है ये सप्लाई एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये जो कंसिडरेशन जिस एक्सटेंट तक इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस करके बोल रहे हैं ना, इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट ऑन लोन और एडवांस, ठीक है, उसको नहीं लेना है टर्नओवर में। तो पहली बात तो हमने देख ली कि इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से लेते हैं उसको नहीं लेना है, और एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट इनकम जो है वो एक्सक्लूड करना है। इंटरेस्ट या डिस्काउंट का जो जिस एक्सटेंट तक लोन या एडवांस के लिए रिप्रेजेंट करता है वो। अब यहां पर बात आती है, एक और सवाल यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि आपका जो यहां पर हम लोग जो टैक्स देंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देंगे, वो बोला है कि ये जो 10(1) में जो लिमिट बताया है ना आपने, वो 10(1) का लिमिट तक हम जो है नोटिफाइड रेट से देंगे। अब ये नोटिफाइड रेट से क्या होगा, ये जो स्कीम है इसका फायदा क्या है कि हमको नोटिफाइड रेट से जो है वो टैक्स देना पड़ेगा और कुछ कंडीशन पूरे करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हमको आईटीसी वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल हमको नोटिफाइड रेट का फायदा उठाना है। कंपोजिशन स्कीम में कम रेट पर, नोटिफाइड रेट पर हमको टैक्स जो है वो लगेगा। अब यहां पर बोला गया कि यहां जो टैक्स लगेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो लगेगा टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। यहां पर तो बोला एग्रीगेट टर्नओवर, तो हमने सब ले लिया। अब यहां पर एक और डिफिनेशन की जरूरत पड़ गई हमको, ये टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है। वो जो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिसको मैं ऑरेंज कलर से भी लिख रहा हूं, ये आपका बताया गया सेक्शन 2 के सबसेक्शन 112 में। ठीक है, अब ये हम लोगों ने देखा कि क्या बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब देखा। अब ये टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब यहां पर भी बात आती है कि सारे टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई जिस पर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से टैक्स देते हो, तो ऑल प्रकार के आउटवर्ड सप्लाई जो आपके स्टेट से किए जा रहे हैं वो सबके सब आ जाएंगे। ठीक है, सबके सब आ जाएंगे।
अब यहां पर दूसरा सवाल ये उठता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई तो हमने सारा किया, वो आ गया, चलो ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज हो, ये रिवर्स चार्ज हो, आ गया। इंटर स्टेट सप्लाई की जहां तक बात आती है तो इंटर स्टेट, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं ना, तो महाराष्ट्र से जितना इंटर स्टेट सप्लाई किया है उसी को मैं यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर देखने जाऊंगा। तो एक तो हमारा यहां पर एलएचएस हो गया, ये एलएचएस साइड का टर्नओवर हमको देखना है, एलएचएस साइड का, और दूसरा हो गया राइट हैंड साइड का, आरएचएस साइड का। आरएचएस साइड के लिए ना मेरे को क्या करना है, एलएचएस साइड के लिए जो मैंने इंटर स्टेट सप्लाई देखा था वो पूरे इंडिया का देख लिया था, लेकिन यहां पर हमको आरएचएस साइड के लिए यानी कि राइट हैंड साइड के लिए हमको क्या करना है, हमको सप्लाई देखना है केवल जैसे जिस स्टेट में है कंपोजिशन स्कीम हमको लेना है, जिस स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन है उसी स्टेट का मेरे को देखना है कि यहां से, तो सेम पैन वाले सेम स्टेट से ही आपने कितना आउटवर्ड सप्लाई किया उसी को केवल लेंगे, यानी कि आपका 112, इसमें ये डिफरेंस आ गया। यहां पर क्या हो गया, ये इंटर स्टेट सप्लाई में डिफरेंस आ गया कि सेम स्टेट से सप्लाई करने वाला होना चाहिए। उसके बाद ये वाला तो ठीक है, चलो ऐसे ही सेम टू सेम होगा, और एक्सपोर्ट भी जो है मेरे स्टेट से जो हुआ है एक्सपोर्ट उसको हम लोग टर्नओवर में लेंगे, और वहां भी लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग ये सारे जीएसटी। तो अंतर सिर्फ इतना यहीं पे आ गया, अंतर सिर्फ इतना ही आ गया यहां पर कि आप जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे थे, एलएचएस साइड की बात कर रहे थे, तब आपने पूरे भारतवर्ष का देख लिया था सेम पैन वाले का, लेकिन आरएचएस साइड में जब हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते रहेंगे तो केवल हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो आउटवर्ड सप्लाई हुआ है केवल उसी को देखेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का डिफिनेशन सेम है, लेकिन टर्नओवर इन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इंटर स्टेट विद इन सेम पैन सारे इंडिया का जो है वो यहां पर नहीं लेना है, टर्नओवर इन स्टेट में सारे इंडिया का सेम पैन वाला नहीं लेना है। चलो ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई। अभी जो एग्जम्प्टेड सप्लाई होता है वो क्या होता है, तो ये नील रिलेटेड वाला सप्लाई होता है, जो सप्लाई आपका होली एग्जम्प्टेड है वो होता है। और उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई ही कहलाता है, नॉन टैक्सेबल, तो टैक्सेबल ही नहीं है, नील है, या फिर पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है, ठीक है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई किसको बोलते हैं, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई किसको बोला जाता है, जो इस एक्ट में जो टैक्स के लिए लेविएबल है। तो जाहिर सी बात है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो नॉट लेविएबल है उसको बोला जाएगा, ठीक है, नॉट लेविएबल है उसको बोला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात जो है, ये टर्नओवर वाला जो डिस्कशन है आपको समझ में आया होगा, और जरूरी है समझना, टर्नओवर वाला डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपको सारा कैलकुलेशन क्या करना है, ये 10(1) का एग्रीगेट टर्नओवर का, और इस साइड में टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यहां पर बोला गया है टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो पहली बात हम लोगों ने देखी, सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 कंपोजिशन स्कीम की शुरुआत कथा की करता है, और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभम यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे कंपोजिशन स्कीम की पूरी कहानी, अब तक हम लोगों ने कास्टिंग देखा है, अब तक मैंने आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हमारी जब बात आती है तो हम यहां पर बात करते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, पहली बात तो आप जब क्लॉज में देखोगे बेयर एक्ट के हिसाब से तो आपको दिखेगा यहां पर 50 लाख का, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 50 लाख का है तो इस साल यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 10(1) लिमिट आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाइड रेट से आप टैक्स दे सकते हो। अब ये नोटिफाइड रेट क्या होगा वो हम लोग बाद में जानेंगे, नोटिफाइड रेट से टैक्स दे सकते हो। तो अगर यहां पर क्या बोला कि लेकिन गवर्नमेंट इस 50 लाख की लिमिट को नोटिफिकेशन से बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट जो होता है वो नोटिफिकेशन से इस रेट को बढ़ा सकती है। ये जो रेट आप दोगे नोटिफाइड ना, वो 9(1) की जगह दोगे, मतलब ये जो 9(1) में सप्लायर टैक्स देता था ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 9(1) की जगह यहां पर आपको देना है। अगर आपने जो ऐसा सप्लाई किया जिस पर आपको इन्वर्ट सप्लाई पर आरसीएम लग रहा है, इन्वर्ट सप्लाई पर, वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि 9 का 3 या फिर 9 का 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले क्लॉज को ये ओवरराइड नहीं करता, मतलब ये आपको लगेगा। उसके अलावा टैक्स क्या लगेगा, ये नोटिफाइड रेट से आपको टैक्स लगेगा 9(1) की जगह पर, ठीक है। बाकी कंडीशन एज सच एप्लीकेबल होंगे, वो हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जो टर्नओवर है, अब ये बोला गया है कि कितने तक अलाउ किया है, तो यहां पर 2 भाग में ये 50 लाख का सीमा को जीएसटी काउंसिल से रिकमेंडेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू 2 भाग में बढ़ा दिया है। एक साइड आता है AJHA झा, ठीक है, झा, और उसके बाद अदर मतलब रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो जे का मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद जो हो गया आसाम, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम। और लेफ्ट साइड के छोड़कर जितने भी अदर पार्ट ऑफ इंडिया होंगे, रेस्ट ऑफ इंडिया,
ठीक है, उन सबका लिमिट यहाँ पर बढ़ाकर कर दिया गया 1.5 करोड़। सरकार के हाथ में पावर है कि 1.5 करोड़ तक लिमिट एक्सटेंड कर सकता है। सरकार ने अपना इस लिमिट का इस्तेमाल किया और नोटिफिकेशन इशू करके बोल दिया कि 1.5 करोड़ तक की लिमिट देखनी है। यानी कि अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इन सब स्टेट में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम और रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, इन सब में, अब यहां पर लेफ्ट साइड में कौन कौन से स्टेट आ गए जरा उसकी बात करते हैं, उसका लिमिट कितना, बाकी को का लिमिट इस साइड में डाला गया 75 लाख, ठीक है, बाकी का लिमिट 75 लाख डाला गया है। अब यहां पर जो है लिमिट आप पढ़ ही रहे थे कि आपकी मम्मा आ गई और टसन से आपसे बात करने लगी, तो आपने बोला मैं लिमिट याद कर रहा हूं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मम्मा टसन से बात मत करो, ठीक है। तो ये 75 लाख का लिमिट है, ठीक है, इन सब स्टेट में 75 लाख का लिमिट है। बाकी के लिए जो है 1.5 करोड़ का लिमिट है, बाकी के लिए 1.5 करोड़ का लिमिट है, इंक्लूडिंग जो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम और रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो 10(1) का लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर हमको कैलकुलेट करना है, तो इन सब जगहों के लिए हमको 1.5 करोड़ देखना पड़ेगा और इन सब जगहों के लिए हमको सिर्फ 75 लाख देखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो बोलता है कि जो 10(1) का लिमिट है उतने तक ही आपको नोटिफाइड रेट मिलेगा, यानी कि हमको इतने रेट तक ही नोटिफाइड रेट मिलेगा, इतने रेट तक ही हमको नोटिफाइड रेट मिलेगा, यानी कि 75 लाख या 1.5 करोड़ तक, ठीक है। लेकिन यहां पर कौन सा टर्नओवर देखा जाएगा, तो यहां पर जो राइट साइड में टर्नओवर देखा जाएगा वो होगा टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी तक हमको यही वाले लिमिट में 75 और 1.5 करोड़ वाले लिमिट तक हमको नोटिफाइड रेट से जीएसटी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जीएसटी नोटिफाइड रेट से चुकाना पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो जानकारियां लेंगे उससे पहले मैं आपको यहां पर और भी चीज़ें बता देता हूं, ठीक है। एक आता है आपका सेक्शन नंबर 10 का 3, यहां पर बीच में 10 का 3 टपक जाता है। ये बोलता है कि भाई साहब जैसे ही 10 का ये जो लिमिट है ना, आपका जो लिमिट है 10(1) वाला, वो लिमिट जैसे ही एक्सीड करेगा, वो लिमिट जैसे ही क्रॉस करेगा, यानी कि 75 लाख या 1.5 करोड़ जो भी लिमिट तक आपने नोटिफाइड रेट से दे दिया, लिमिट क्रॉस करते के साथ वापस से आपको नॉर्मल स्कीम में यानी कि 9(1) के स्कीम में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 9(1) के स्कीम को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। और इस साइड की चीजों को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 के स्कीम को कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं, सेक्शन 10 के स्कीम को कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने बात जानी। अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो नोटिफाइड रेट पर होगा कि आखिर ये कौन सा नोटिफाइड रेट है जिसको इतना देर से मैंने सस्पेंस बना के रखा है। ये जो नोटिफाई किया गया है रेट, ये नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 में नोटिफाई किया गया, ठीक है। 3/2019 का रेट हमारे लिए एप्लीकेबल है। अब हम लोग बात करते हैं नोटिफाइड रेट के बारे में। नोटिफाइड रेट के बारे में, नोटिफाइड रेट को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक आपका क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर वाला हो गया, दूसरा हो गया अदर गुड्स के बारे में हो गया, अदर गुड्स, और तीसरा हो गया एक ही सर्विस को क्यों यहां पर बताया गया है, वो है शेड्यूल 2 का पारा नंबर 6B का, यानी कि जिसमें आपके खाने पीने की सारी चीजें कवर करती है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग या फिर अदर नाम से पुकारो, लेकिन काम क्या होना चाहिए, जो फूड और ड्रिंक सप्लाई करना, ये सर्विस देते हैं आप। लेकिन ड्रिंक में यहां पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगता है। अब ये जाहिर सी बात है कि मैन्युफैक्चर गुड्स का ही हुआ, किस चीज़ का मैन्युफैक्चर हो सकता है, तो केवल गुड्स का ही हो सकता है। तो जनरली कंपोजिशन स्कीम जो है सेक्शन 10(1) का स्कीम से, अब मैं इसको पुकारूंगा, आपको समझ जाना है अब तक की कहानी से कि 10(1) का स्कीम क्या होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि 0.5% जो है मैन्युफैक्चरर के केस में जीएसटी का रेट दिया गया है। अब ये 0.5% किसका, तो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये तो आपने कैलकुलेट करना जान ही लिया है। फिर जहां तक बात करते हैं कि अदर गुड्स के केस में भी 0.5% ही है, ठीक है, ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये कौन सा रेट है, तो सीजीएसटी रेट है ये। तो आपका सीजीएसटी तो इक्वल आपको क्या लगेगा, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी भी लगेगा, यानी कि ओवरऑल रेट आपका 0.5, 1%, इस केस में भी 1% होगा। फिर यहाँ पर ये वाला जो सर्विस है उसके केस में बोला गया है 2.5% सीजीएसटी का रेट होगा, तो 2.5% एसजीएसटी का भी रेट होगा, तो टोटल ओवरऑल 5% होगा। अब एक बात यहाँ पर ये आती है प्रोविजो के थ्रू, एक बात और क्या आती है कि प्रोविजो हमको कहता है कि नहीं,
रुको, यहाँ पर जो गुड्स का सप्लायर है वो लोग रोने लगा। गुड्स का सप्लायर कौन कौन है, या तो मैन्युफैक्चरर है या फिर अदर गुड्स वाले हैं। ये बोले कि भाई हमसे तो जो है खरीदार है वो बोलता है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे दो, पहुंचा के दे दो, हमको क्या करते हैं उसको, हमको बोलता है कि जो है तुम पैकिंग करके दे दो, बहुत तरह का सर्विस हमसे लेना चाहता है वो, तो तुम हमारे पर जुल्म मत करो, हमको कुछ सर्विस भी अलाउ करो। तो बोला ठीक है, आपको अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी स्कीम के तहत आप स्कीम से आउट ऑफ स्कीम नहीं जाओगे। आप एक काम करो कि ये सर्विस तो चलो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, इस सर्विस को छोड़कर बाकी इस सर्विस में तो ऐसी कंपोजिशन स्कीम मिल ही रहा है आपको, बाकी अदर सर्विस के केस में बोलता है। अदर सर्विस में यहां पर क्यों लिख रहा हूं समझ में आ गया, अदर सर्विसेज यानी कि अदर देन ये शेड्यूल 2 का पारा 6B रेस्टोरेंट सर्विस, जिसको हमने शॉर्ट में नाम पुकारना है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और अदर फूड और ड्रिंक वाले सर्विस को। तो अदर सर्विसेज जो है उसका भी एक लिमिट आपको बता दिया गया प्रोविजो करके कि आप क्या कर सकते हो कि 10% ऑफ टर्नओवर, कितना आप ले सकते हो। तो आपको बोला गया साफ साफ कि भाई साहब एक काम करो, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, दोनों में जो भी आपका हायर होता है, दोनों में जो भी आपका हायर होता है उतना तक आप सर्विस का भी सप्लाई करो, और सेम रेट से आपका जो भी बनता है गुड्स का सप्लाई करने के लिए उस रेट से टैक्स दो। ठीक है, तो बंदा खुश हो गया, उसको खुश कर दिया गया इतना बोलकर। ठीक है, उसको खुश कर दिया जो है वो इतना बोलकर। तो यानी कि आपका कंपोजिशन स्कीम शर्त क्या रखता है, कंपोजिशन स्कीम का कंडीशन जो है अगर हम लोग की चर्चा करें तो हमको कंपोजिशन स्कीम जो लेने को मिलेगा, यानी कि आपका जो है राइट हैंड साइड में जो आरएचएस में हमने देखा था इस परसेंटेज से हमको टैक्स देने को मिलेगा, उसका कंडीशन है कि अगर कोई सर्विस नहीं करता, कोई सर्विस नहीं करता, नो एनी सर्विस, सर्विस सप्लाई, कोई सर्विस सप्लाई नहीं करना एक्सेप्ट ये जो लिमिट बताया गया है वो, या फिर ये जो आपको सर्विस अलाउ किया गया है वो, उसके अलावा कोई भी सर्विस आपको सप्लाई नहीं करना है। पहला ही कंडीशन आपका हो गया कि आपको कोई भी सर्विस सप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब ये जो कंडीशंस हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये जो कहानी कंडीशन की बताई गई है, ये सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 में बताई गई है। ठीक है, तो आपको नो सर्विसेज एक्सेप्ट ये वाला जो लिमिट बताया गया उस लिमिट तक, और रेस्टोरेंट सर्विसेज वगैरह के अलावा कोई भी सर्विस नहीं। ठीक है, अब एक बात और कि गुड्स जो होता है यहां पर आपका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने में भी कंडीशन लगा दिया गया। ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना, करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और 2020 में आपका जो मे एग्जाम है उसके लिए अमेंडमेंट आया, उसमें बोला गया एक और आइटम एरिएटेड वाटर। तो नो मैन्युफैक्चर ऑफ, कुछ चीजों को साफ साफ बोल दिया गया कि भाई साहब कुछ चीजें मत बनाओ, ये सब हम कंपोजिशन स्कीम में नहीं देंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठीक है, उसके बाद पान मसाला, पान मसाला, फिर बोला टोबैको, और ये जो नया नोटिफिकेशन से बताया गया वो बोला गया एरिएटेड वाटर। ये सब के मैन्युफैक्चरर अगर हो तो माफ करो, आपको ये स्कीम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको ये स्कीम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन हो गया कि आप सर्विस नहीं करोगे अदर देन जो बताया गया है। दूसरा कंडीशन कि कुछ चीज़ें, नोटिफाइड चीज़ें आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, कुछ नोटिफाइड चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करोगे। ठीक है, अब यहां पर बात करते कि कुछ सप्लाई भी नहीं करोगे, नो सप्लाई। और भी कौन सा सप्लाई नहीं करोगे, इंटर स्टेट, मतलब आपको इंटर स्टेट सप्लाई आप जरूर आप टर्नओवर में देख रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई जो है जरूर आप जो है वो टर्नओवर में देख रहे हो, लेकिन आपको इंटर स्टेट सप्लाई पर नहीं करना है। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई आपको नहीं करना है तो आप जाहिर सी बात है कि आरएचएस साइड में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आप देख लो। आरएचएस साइड में जो है आप यहाँ पर जो आउटवर्ड सप्लाई की जो बात कर रहे थे, उस आउटवर्ड सप्लाई में भले ही आपने देखा था कि आपको इंट्रा को भी परमिट किया है और इंटर को भी परमिट किया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन डाल दिया तो आप रुक गए कि भाई हम कर ही नहीं सकते, हमको तो कंपोजिशन स्कीम लेना है। फिर बोलते हैं कि आपका थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई नहीं करोगे अंडर सेक्शन 52, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है उसका सप्लाई नहीं करोगे। सेक्शन 52 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की कहानी बताई गई है। ठीक है, उसके बाद आप यू आर नॉट, आप जो एसएससी हो, आप जो टैक्स पेयर हो, सॉरी एसएससी यहाँ नहीं बोलेंगे, यू आर नॉट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन।
अब आप ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए ना नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए। ठीक है, ये बात बता दी गई कि भैया ना आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे झारखंड स्टेट के नहीं हो और आप झारखंड में कभी कभी जो है आपकी बुक की शॉप है मान लीजिए मुंबई में, और आप झारखंड में आते हो और वहां पर कभी कभी कैजुअली जो है वो आप जो है वहां पर बुक फेयर लगा के बुक वगैरह सेल करते हो, यानी कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। झारखंड में ना आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, झारखंड में ना आप जो है वो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ले रखे हो। ठीक है, आप ओकेजनली यहाँ पर सप्लाई करते हो क्योंकि आपको मौका मिल जाता है कभी कभार, तो आप आ जाते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और आपका पूरा भारत में ना रेसिडेंस है, ना आपका जो है वो कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ना ऑफिस है, ना एजेंसी है, ना आपका जो ब्रांच है, तो उस परिस्थिति में भारत में आते हो और भारत में ओकेजनली सप्लाई करते हो, तो उनको बोला गया नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उनके लिए भी नियम कानून बताया गया है। ठीक है, उनके लिए भी जो है वो आपका नियम कानून बताया गया। ठीक है, चलो ये कंडीशन भी हमने पूरा कर दिया। उसके बाद बोला गया है कि सेक्शन 10 के सबसेक्शन 4 में एक कंडीशन करके बता दिया गया है। वो बोलता है कि आप कंपोजिशन डीलर ना टैक्स कलेक्ट करेगा और ना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, आईटीसी नहीं, और टैक्स जो है सामने वाले बंदे से कलेक्ट भी नहीं करोगे आप सामने वाले बंदे से जो टैक्स कलेक्ट कर लेते थे ना कि भाई इतना जीएसटी हमको लगा, इतने पैसे जो है आप प्रोडक्ट के प्राइस के साथ जो ऐड कर लेते थे, तो टैक्स आप कलेक्ट भी नहीं करोगे। अब जब टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे तो इसका इंपैक्ट आपको सोचना पड़ेगा कि टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे तो उसका इंपैक्ट आपको क्या सोचना पड़ेगा। जो आपने कॉस्ट है, मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ को बनाने का कॉस्ट पड़ा 100 रुपया, उस पर जीएसटी है 18 रुपया। ठीक है, 18 रुपया। अब मेरे को प्रॉफिट मार्जिन अपना कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट मार्जिन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 100 प्लस 18, 118 पे, और 40% मेरा प्रॉफिट है मान लीजिए, तो 118 पे मैं 40% ऐड करूंगा। ठीक है, वो जीएसटी के एलिमेंट को भी मैं कॉस्ट का पार्ट मानूंगा, 40% ऐड करूंगा। अब जो वैल्यू आया उस पर मैं ये स्पेसिफाइड रेट से जीएसटी देने वाला हूं। ठीक है, उस पर मैं स्पेसिफाइड रेट से जीएसटी देने वाला हूं। ठीक है, चलो ये तक कंडीशन की बात आ गई। अब हम बात करते आगे की कंडीशन की। यहां पर क्या बोला कि टैक्स जो है इनवॉइस इशू नहीं करेगा। भाई साहब, आप इनवॉइस भी इशू नहीं करना, तो इस इनवॉइस की जगह पर आपको क्या इशू करना पड़ेगा? तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस इशू नहीं करना है, उसकी जगह पर बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। अब बिल ऑफ सप्लाई पर जो है साफ साफ मेंशन रहेगा कि हम कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर हैं। उसके बाद बोला कि अगर आप सेम पैन पे एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेते हो, 1+ रजिस्ट्रेशन, आपका पैन सेम है, तो भाई सबको लेना पड़ेगा। एक लेगा तो सबको लेगा, मतलब मैं कंपोजिशन डीलर अगर बनना चाहता हूं ना और मैंने 4 रजिस्ट्रेशन लेके रखा हुआ है, तो मेरे जो चारों के चारों रजिस्ट्रेशन है मेरे पैन वाले, सब कंपोजिशन स्कीम में ही जाने पड़ेंगे। सबको कंपोजिशन स्कीम ही लेना पड़ेगा। इतनी सारी जबरदस्ती जो है वो कर दी। अब बात आगे बढ़ती है कि क्या और कोई कहानी आती है, तो यहां पर क्या बोलते हैं कि ऑप्ट करने वाली कहानी आती है। उससे पहले सेक्शन 10 का सबसेक्शन 5 हम लोग देखते हैं। अगर आपने क्या किया, आप नॉन एलिजिबल हो और नॉन एलिजिबल होते हुए आपने क्या किया है, बेईमानी कर ली है और आप कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हो, आप नॉन एलिजिबल होते हुए भी कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हो, तो उस परिस्थिति में प्रॉपर ऑफिसर आप पे भड़क जाएगा। और प्रॉपर ऑफिसर के पास अगर रीजन टू बिलीव है तो वो सेक्शन 73, 74 का पेनाल्टी प्रोसीडिंग आप पर करेगा। ठीक है, पेनाल्टी आप पर लगाएगा, फंस जाओगे आप। और प्रॉपर ऑफिसर ये तो करेगा ही, साथ में आपका जो है कंपोजिशन स्कीम को डिनाई कर देगा। अब भले ही बाद में जाकर सब्सिक्वेंटली आप इस स्कीम से ऑप्ट आउट हो गए, फिर भी डिनाई कर देगा। अब डिनाई का इफेक्टिव डेट कब होगा? ठीक है, मान लीजिए 15 मई को जो है आपने गुनाह कर दिया था, डिफॉल्टर हो गए थे। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन डे जिसको बोले, 15 मई को कॉन्ट्रावेंशन आपने किया था। ठीक है, तो यहां पर जो है मान लीजिए कि 20 जुलाई से बोला कि भाई आप जो है आपको प्रॉपर ऑफिसर ही इफेक्टिव डेट बताएगा कि कब से आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, लेकिन ये डेट 15 मई से पहले यानी कि कॉन्ट्रावेंशन डे से पहले नहीं हो सकता है। ऐसा सर्कुलर बोलता है कि कॉन्ट्रावेंशन डे से पहले नहीं प्रॉपर ऑफिसर इफेक्टिव डेट बता सकता है। मैक्स कॉन्ट्रावेंशन डेट तक रिट्रोस्पेक्टिव डेट से आपका जो स्कीम है उससे डिनाई किया जा सकता है। ठीक है, उससे डिनाई किया जा सकता है। जहां तक कंपोजिशन स्कीम जो होता है वो एक ऑप्शनल स्कीम होता है। अगर आप चाहो तो कंपोजिशन स्कीम में ना जाकर 9(1) के तहत नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म यानी कि नॉर्मल स्कीम से आप टैक्स दो।
ठीक है, आप चाहो तो आप नॉर्मल स्कीम के तहत जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपने ऑप्ट किया है, तो आपने ऑप्ट किया है तो ऑप्ट करने वाले के नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ से आप स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये अगर आपने ऑप्ट किया है तो ठीक है, आपका स्कीम कब से वैलिड होगा, तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से वैलिड होगा, जब मंथ में आपने ऑप्ट किया है। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं कि आपका ये जो वैलिड डेट होगा, कंपोजिशन स्कीम आपका वैलिड हुआ है, आपने ऑप्ट किया है और यहां से लेकर आपका वैलिड डेट, ठीक है, तो ये बोलता है कि ऑप्ट करने के 60 दिनों के अंदर में, ठीक है, ऑप्ट करने के 60 डेज के अंदर में आपको एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा जो है रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा, तो मतलब वैलिड डेट तक का, जब से आपने जो है ये स्कीम को ऑप्ट किया है और जब से आपका कंफर्मेशन आ गया है कि आपने वैलिड जो है वो हो गए हो, आप स्कीम ले सकते हो। ठीक है, ये कंफर्मेशन डेट तक यानी कि 60 दिनों के अंदर में, इन दिनों के बीच में आपने क्या सप्लाई किया था, ठीक है, डिटेल ऑफ स्टॉक, इनवर्ट सप्लाई और सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये आप दोगे। तो जो भी आपका डिटेल ऑफ स्टॉक होगा, ठीक है, उसके बाद जो इनवर्ट सप्लाई, और ये आपके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करना चाहता है, इसकी वजह से बोला सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला आपका जानना चाहता है, और कितना आपने सप्लाई किया वो भी जानना चाह रहा है इतने दिनों के अंदर में। ठीक है, तो आपका वैलिड डेट के एक दिन पहले तक का, 1 डे बिफोर तक का, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई सारे के सारे नोट्स में लिखे हुए, उम्मीद करता हूं एक बार आप इसको रीड करोगे। अब हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल को लेके समझते हैं कि यहाँ पर ये कंपोजिशन स्कीम की कहानी क्या होती है, एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये हम लोग 10-1 के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर कितना था, 100 लाख का था। ठीक है, और आप रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में फॉल करते हो, 75 लाख वाले स्टेट में फॉल नहीं करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में आप जाना चाहते हो, यहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो कितना है, 7,80,000 है, 7,80,000 है। उस पर आपको जो है वो कंपोजिशन स्कीम के तहत जो आपका यहाँ पर ये जो इनवर्ट सप्लाई किया, ये इनवर्ट सप्लाई किया है, इन इनवर्ट सप्लाई पर आपका जीएसटी भी लगा, आपको 18% का लगा, 18% का जीएसटी लगा। अब यहाँ पर हमने एक बात डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस करी थी, जब कंडीशन की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, तब मैंने आपको क्या बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि आप आईटीसी कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आईटीसी जो है यहाँ पर क्या करोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो ना, आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने जो सप्लाई किया है उस पर कलेक्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब आईटीसी आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, जो कि मैंने 18 रुपये इसमें ऐड करा था। यानी कि यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जितना भी अमाउंट है उसका 118% करोगे, 100% ये और उसके बाद 18% एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए 40% है, तो यहाँ पर 140% करोगे। ये अब आपकी जो वैल्यू आएगी ना, उस पर आप स्पेसिफाइड रेट लगाओगे। ठीक है, ये वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 12,88,000 और उसके बाद 560। ठीक है, तो 12 लाख, अब इस पे 9% तो नॉर्मल रेट है जीएसटी का, मान लीजिए। अभी आपका जो है किस परसेंट से रेट पे हम लोग चार्ज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारा जो है 2.5% का रेट लगता है, 2.5% का रेट लगता है। अब यहाँ पर भी हमको 2.5% का रेट लगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 2.5% लगा, फिर से 2.5% लगा, ये सीजीएसटी का है और ये एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट यहाँ पर हमारा फिगर का आएगा वो फाइनल जो है हमको टैक्स हो जाएगा। ठीक है, टैक्स हो जाएगा फाइनल फिगर, एक मिनट मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये इतना सीजीएसटी लगेगा और इतना एसजीएसटी लगेगा। ये हमारा कौन सा स्कीम था, ये 10-1 का हमारा स्कीम था, कंपोजिशन स्कीम। लेकिन अगर 9-1 का यही नॉर्मल स्कीम होता, उस परिस्थिति में क्या होता, 7,80,000 यहाँ पर हमारा जो टैक्स का एलिमेंट है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, यानी कि हम यहाँ पर 118% नहीं करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम यहाँ पर कितना करेंगे, 140%। तो इसका हम लोगों ने 140% निकाला, सिर्फ कैलकुलेशन में आपका डिफरेंस आएगा, फाइनल फिगर जो है यहाँ तक का सेम आने वाला है, क्योंकि हम फिर से यहाँ पर जो है लास्ट में तो हम लोग जो है टैक्स चार्ज करेंगे ही। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट में हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे ही, टैक्स का रेट हमारे यहाँ पर कितना है, यहाँ पर इन्वर्ट सप्लाई पे हमने जो इन्वर्ट सप्लाई किया था, हमको यहाँ पर टैक्स 18% का लगा है, तो इसको हम लोगों को ऐड करना ही है। यानी कि कुल मिला के ये वैल्यू की जब बात करेंगे तो ये वैल्यू भी उतनी ही आएगी, कितना था ये, 12,88,560। ठीक है,
अब यहाँ पर हमको 9% से CGST लगेगा, 9% से जो है वो SGST या UTGST लगेगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो 9% से CGST और SGST लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे 18% का रेट मान के चल रहे हैं। अब ये जो हम लोगों ने GST दिया है इन्वर्ट सप्लाई पे, ये हमारा इन्वर्ट सप्लाई था, इस पर हम लोगों ने GST दिया है, इसका हम लोग नॉर्मल स्कीम में ITC ले सकते हैं। यानी कि हमको यहाँ पर 9% कैलकुलेट करना है इस फिगर का। उसके बाद ITC जो है 7,80,000 का 9% भी कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करने के बाद हमको ITC इसमें से माइनस कर देना है, तो उससे हमको पता चलेगा कि नेट टैक्स किस में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा GST बना, CGST बना इतना 9280 और SGST भी बना 9280, लेकिन 70,260 का हमको ITC भी मिल गया, यानी कि नेट टैक्स यहाँ पर ही नॉर्मल स्कीम में ही कम लग रहा है, हमको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेके यहाँ पर फायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बातों को समझा। बस कैलकुलेशन में डिफरेंस यहाँ पर क्या आया कि एक जगह ITC नहीं मिलने की वजह से ये कॉस्ट का पार्ट बना, और ये रेट से हमको टैक्स लगा 2.5% करके हमको टैक्स लगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सर्विस कौन सा है 2.5% टैक्स लगा, उससे ही समझ में आ जाना चाहिए आपको, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस है, ठीक है। ये जो रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस का टर्नओवर है हमारा, जो कि आपका शेड्यूल 2 का पारा 6B वाला सर्विस है, नहीं तो ये 0.5% होता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंपोजिशन स्कीम खत्म होता है। हम लोग अगला नोटिफिकेशन यहाँ पर एक देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आप देखोगे कि नया सेक्शन 10 में एक क्लॉज जोड़ के जो है उसे नोटिफिकेशन की सारी कहानी बताई गई है अमेंडमेंट में, ठीक है। तो इसके साथ हम कंपोजिशन स्कीम खत्म करते हैं, हम लोग नया नोटिफिकेशन फिर से देखेंगे। भले ही वहाँ पर भी कॉमन पॉइंट जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कंडीशन जो हम लोगों ने जाने हैं उसमें बहुत सारा कॉमन पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। तो वहीं पर हम लोग उसको देखेंगे। उम्मीद करता हूँ एक बार नोट से आप रीड करोगे।